सो हाय एवरीवन। आज हम लोग समझते हैं कि सिस्टम डिजाइन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं। वो चीज़ अगर आप समझ गए तो कहीं ना कहीं इंटरव्यूज में और रियल लाइफ में इस सिस्टम डिजाइन को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी इजी रहता है। ठीक है ना। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जाके आप और बाकी जितने डिटेल्स है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। मैं यहीं से अभी पढ़ता हूँ। और ठीक है, तो जो चीज़ हमें डिस्कशन करनी है आज वो है ये 5 पॉइंट्स। ठीक है ना। एक है लोड बैलेंसर। ठीक है ना। एक सेकंड में इसको क्लिक कर लूँ यहाँ पे। ओके। सबसे पहले आता है लोड बैलेंसर। ओके। उसके बाद आता है कैशिंग, रेप्लिकेशन, शेडिंग एंड मैसेज क्यू। ये जो 5 पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है समझना सिस्टम डिजाइन में। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम समझते हैं लोड बैलेंसर क्या काम करता है, इसका क्या यूज केस है। लोड बैलेंसर का काम ये है कि ठीक है, आपका एक वेबसाइट ले लेते हैं, एक छोटा सा वेबसाइट बनाते हैं। ये आपका वेबसाइट है। ओके। और यहाँ पे आपका बैकएंड है, मतलब सर्वर है। ओके, ये आपका सर्वर हो गया। अब देखिए, अगर आपके पास एक ही सर्वर है तो आपको कुछ भी कोई लोड बैलेंसर का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होता है ना, रियल लाइफ जो होती है, रियल लाइफ में एक सर्वर से काम नहीं होती है। जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं नेटफ्लिक्स का। अगर नेटफ्लिक्स अगर ये चलेगा तो एक सर्वर में से काम नहीं करेगा ना, ये लोड बढ़ जाएगा, क्रैश हो जाएगा, क्योंकि मिलियंस ऑफ यूजर आ रहे हैं पर सेकंड ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो क्या करती है, मल्टीपल सर्वर रखते हैं। जैसे और वो सेम कोड मल्टीपल सर्वर में रन करता है। तो यहाँ एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे S1 सर्वर 1 ले लेते हैं। ठीक है। ये हमारा सर्वर 1 हो गया। इसको सर्वर 2 बना दिए। ठीक है। और यहाँ पे एक और सर्वर बनाते हैं, सर्वर 3। अब वेबसाइट को कैसे पता कि हम किस सर्वर में रिक्वेस्ट भेजें? उनको तो नहीं पता। वो तो एपीआई को कॉल करेगा। जो एपीआई रहेगी, एपीआई डॉट ठीक है ना, वो जो रहेगी उसको कॉल करेगा। इसको तो किस सर्वर में जाना ये पता ही नहीं है। तो उसके लिए एक टर्म्स यूज किया गया, उसको नाम दिया गया कॉन्सेप्ट, वो है लोड बैलेंसर। यहाँ पे वो लोड बैलेंसर यूज होता है। यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे वो लोड बैलेंसर लाया गया। इसको नाम दे देते हैं लोड बैलेंसर। ओके। अब ये अब जो वेबसाइट है वो वेबसाइट किसको रिक्वेस्ट भेजेगा, लोड बैलेंसर को भेजेगा। मीन्स वो डायरेक्ट सर्वर से कम्युनिकेट नहीं करेगा। वो ये एपीआईज को रिक्वेस्ट भेजेगा, लेकिन ये एपीआईज ये लोड बैलेंसर मतलब यहाँ पे इंटरसेप्ट होगा। मतलब वो जो लोड बैलेंसर होता है ना, दो तरह की होती है। एक होता है कि नेटवर्क लेवल में होता है और एक एप्लीकेशन लेवल में होता है। नेटवर्क लेवल में वही हो गया कि वो रिक्वेस्ट जहाँ पे किया हो एपीआईज पे रिक्वेस्ट सेंड किया। एपीआईज जो मैपिंग रहता है वो डीएनएस के साथ, वो किसी आईपी के साथ होता है। ठीक है ना। तो ये आईपी यहीं पे वो लोड बैलेंसर लगा रहता है कि अगर ये नेटवर्क लेवल का अगर है लोड बैलेंसर, यहीं पे इंटरसेप्ट करके करता हो लोड बैलेंसर। उसके बाद यहाँ पे लोड बैलेंसर अब ये डिसाइड करता है कि किस सर्वर में हमको रिक्वेस्ट भेजना है। ओके। तो यहाँ पे होता ये है ना कि अगर अगर नॉर्मल नॉर्मल कोई भी हम लोग अलग से एल्गोरिदम नहीं लगाएं, लोड बैलेंसर का जो नॉर्मल एल्गोरिदम होता है वो राउंड रोबिन जैसा काम करता है। राउंड रोबिन उसका नाम है, राउंड रोबिन। ओके। ये एल्गोरिदम होता है जो नॉर्मली काम करता है। आप अगर नॉर्मल कोई सा भी लोड बैलेंसर यूज किए होंगे तो ये मोस्टली काम करता है। तो ये क्या करता है ना, ये राउंड रोबिन क्या करता है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 99 रिक्वेस्ट आया, एग्जांपल लेते हैं 99 रिक्वेस्ट आया, तो ये 33 के आसपास मतलब तीनों में डिवाइड करके भेजेगा सिक्वेंसली। मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसको लोड बैलेंसर नाम देते हैं एलबी। ठीक है। और यहाँ पे S1 दे देते हैं, एक डीबी सर्वर हो गया। S2 हो गया ये यहाँ पे, और ये S3 हो गया।
तो ये लोड बैलेंसर क्या क्या, जैसे एक रिक्वेस्ट आया तो इसको भेज दिया, अगर सेकंड रिक्वेस्ट आया तो इसको भेज दिया, फिर थर्ड रिक्वेस्ट आया इसको भेज दिया, जब फोर्थ रिक्वेस्ट आएगा फिर आएगा तो इसको भेज देगा फिफ्थ से। तो ये सीक्वेंशियल चलता है, राउंड रोबिन, आपको पता होगा। इसके दो, जो लोड बैलेंसर होता है वो दो तरह की होती है। लोड बैलेंसर जो होता है ना, ये लोड बैलेंसर ये जो है ये दो तरह की एक एक का जो नाम होता है वो होता है, एक नेटवर्क लेवल में होता है, नेटवर्क लेवल, ठीक है ना। और सेकंड जो होता है वो होता है एप्लीकेशन लेवल पे, एप्लीकेशन लेवल पे। ओके। अब ये नेटवर्क लेवल क्या होता है ना, नेटवर्क लेवल होता है कि जहाँ पे वो आईपी एड्रेस जहाँ पे कॉन्फ़िगर किया गया, जैसे आप कोई भी बैकएंड बनाए होंगे और यूज किए होंगे, तो NGINX एक नाम है, ये क्या करता है ना, ये कॉन्फ़िगर करने का काम करता है, ये नेटवर्क लेवल का हो गया। ये रिवर्स प्रॉक्सी को यूज करके लोड बैलेंसर का काम करता है, यहाँ पे आप लोड बैलेंसर को लगा सकते हैं। इसको जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे ना NGINX को, तो यहाँ पे आप लोड बैलेंसर लगाएंगे, वो अलग अलग सर्वर को सेंड कर देगा, अलग अलग पोर्ट में होगा, जो सर्वर होगा अलग अलग पोर्ट में डिप्लॉय होगा, तो वहाँ पे उसको भेजेगा, ठीक है ना। तो ये नेटवर्क लेवल का हो गया। एप्लीकेशन लेवल जो होता है ना, एप्लीकेशन लेवल नेटवर्क लेवल में इंटरसेप्ट ना करके उसको आगे भेज देता है। और वहाँ ये जो डिसाइड करता, एप्लीकेशन लेवल जो होता है, ये डिसाइड करता आगे जाकर कि हमें किस लेवल में किस सर्वर को भेजना है। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल उसमें एचटीटीपी के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, एचटीटीपी के अंदर, उसके अनुसार ये डिसाइड करता है कि हमें कहाँ पे भेजना हो सकता है कि हमें इस सर्वर में भेजना हो, या इस दूसरे सर्वर में भेजना हो, या तीसरे सर्वर, मतलब उसके एसटीपी के जो इंफॉर्मेशन है कुकीज के हैं, या हो सकता है कि उसके अंदर मेंशन किया गया हो कि हमको अ, इस पोर्ट नंबर से चाहिए, ठीक है ना। तो वो वहाँ पे एप्लीकेशन लेवल में वो मेंशन होती है, उसके अनुसार होता है। मोस्टली जो यूज करते हैं हम लोग नेटवर्क लेवल ही यूज करते हैं, तो इसके बारे में उतना भी हम डिटेल में पढ़े नहीं, आप पढ़ सकते हैं, हमारा ये प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आप जाके, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा मेंशन किया, आप लोड बैलेंसर यहाँ पे होगा, आप नीचे जाके एक सेकंड में देख लेते हैं। ये देखिए लोड बैलेंसिंग है, आप इसको जाके पढ़िए, टाइप ऑफ लोड बैलेंसिंग। यहाँ पे आपको पूरा नॉलेज मिलेगा कि क्या क्या डिटेल्स में, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अब लोड बैलेंसिंग का काम समझ गए, अब कैशिंग समझते हैं थोड़ा सा। कैशिंग जो होता है, इसको चलिए इधर बना लेते हैं। कैशिंग, कैशिंग जो होता है ना वो इन मेमोरी कैशिंग जो है ना, ये कैशिंग हो गया, ये इन मेमोरी कैशिंग सिस्टम होता है। इन मेमोरी हो गया जो रैम के अंदर ही स्टोर करके रखता है। एक होता है डिस्क, आपको पता होगा, ठीक है ना। और ये रैम होता है। जो हमारा एप्लीकेशन बैकएंड जो रन होता है ना, वो रैम के अंदर रन होता है, वो डिस्क के अंदर नहीं होता है। और जो हमारा डीबी होता है, डीबी, ठीक है ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये होता है डिस्क के अंदर प्रेजेंट, ये रैम के अंदर नहीं होता है। तो जब भी हमारा एक छोटा सा बैकएंड बनाते हैं, ठीक है ना, ये हमारा बैकएंड हो गया, इसका नाम सर्वर दे दिए S1, ठीक है। हमारा यहाँ पे डीबी है कनेक्शन, ओके। तो ये जो सर्वर है, ये सर्वर किसको, अगर कोई भी क्वेरी आएगा, अगर फॉर एग्जांपल कुछ भी फेचिंग करना है, तो ये किसको कॉल करेगा, ये डीबी को कॉल करेगा। तो यहाँ से लेटेंसी लगता है, लेटेंसी हो जाता है, मतलब टाइम कितना लग रहा है वो रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स करने में। तो जब भी वो हर बार क्वेरी करेगा तो डीबी से वो टाइम लगता है उठाने में। तो क्या करता है ना, ये जो कैशिंग है ना, कैशिंग ये क्या करता है कि यहाँ पे रैम, ये कहाँ पे रन हो रहा है, रैम के अंदर हो रहा है, वहीं पे वो स्टोर करके रख लेता है जो फ्रिक्वेंट डाटा है, ओके। या कुछ ऐसी डाटा है जो हर बार सर्च हो रही है, हर बार रिक्वेस्ट हो रही है, तो यहाँ पे कैशिंग करता है। तो कैशिंग का काम यही है मोस्टली, कि रैम के अंदर रखना डाटा। तो मोस्टली जो कैशिंग में यूज होता है उसका नाम है रेडिस होता है, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये मोस्टली यूज होता है रेडिस, इसके बारे में और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। तो
ये हम कैशिंग समझ गए। अब जब थर्ड पॉइंट को समझते हैं, अब थर्ड पॉइंट रेप्लिकेशन समझते हैं। रेप्लिकेशन क्या होता है ना, रेप्लिकेशन, ये यहाँ पे थोड़ा लिखते हैं, रेप्लिकेशन। ओके, रेप्लिकेशन का काम ये है कि हमारा, जैसे हमारा एक बैकएंड यहाँ बनाते हैं, ठीक है ना, ये सर्वर है, ओके, और यहाँ पे डीबी बना हुआ है। तो कोई भी रिक्वेस्ट आएगा, ये क्लाइंट है, मतलब जो वेबसाइट है, ये कोई भी रिक्वेस्ट करेगा, ये किसमें रीड करेगा, रीड मतलब रीड और राइट एक ही डीबी से कर रहा, ओके। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है ना, जो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अमेजन देखेंगे ना, अमेजन में मतलब मिलियंस ऑफ डाटा रीड होती है, राइट कम होती है, रीड ज़्यादा होती है। मतलब मिलियंस ऑफ डाटा यूजर आ गए और रीड कर रहे हैं, तो एक ही के अंदर जब रीड और राइट कर रहे हैं तो यहाँ लॉक सिस्टम भी होता है, और ये ओवरलोड भी हो जाता है, ओके, ये ओवरलोड हो जाता है काफ़ी। तो इसमें दिक्कत ये हो जाता है कि हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक रेप्लिकेशन कॉन्सेप्ट दिया गया है, रेप्लिकेशन कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या करता है कि ठीक है, हमारा डीबी एक ही है, मतलब डीबी तो काफ़ी होंगे, लेकिन एग्जांपल लेते हैं, अभी एक डीबी है। एक काम करते हैं, इसका रेप्लिकेट बनाते हैं 3 जगह, DB1, ओके, DB1 कर देते हैं इसको, और यहाँ पे DB2 कर देते हैं, और यहाँ पे हम DB3 किए। अब देखिए, अब ये जो 3 DB बनाए ना, ये हम राइट के लिए नहीं बनाए, ये ओनली रीड के लिए बनाए। मतलब जैसे ही यहाँ पे कोई डाटा राइट हुआ, उसके बाद कुछ ही सेकंड में, मतलब इस तीनों जगह पे सेम डाटा को राइट कर देगा, मतलब। लेकिन यहाँ पे रीड के लिए बना, मतलब ये जो सर्वर ना, ये सर्वर अब डायरेक्ट यहाँ से कॉल नहीं करेगा रीड के लिए। अब ये जो सर्वर है, यहाँ से DB1 से रीड करेगा, DB2 से रीड करेगा, और ये DB3 से रीड करेगा। जो भी सेलेक्ट क्वेरी होंगे ना, मोस्टली ये इस इसको मतलब रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा यहाँ पे, ये तीनों DB पे। लेकिन जैसे ही अपडेट क्वेरी आई, अपडेट, और हो सकता है इंसर्ट क्वेरी आई, ओके, तो ये कहाँ पे कॉल होगा, ये हमारा मेन डीबी में कॉल होगा, इस डीबी में राइट किया जाएगा। फिर ये डीबी इंटरनली मतलब जो होगा एल्गोरिथम के अनुसार यहाँ पे ये तीनों में अपडेट कर देगा डाटा, तीनों में। आप समझ गए रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन का काम होता है कि रेप्लिकेट हम बना रहे हैं, एक डीबी का 3 जगह रेप्लिकेट बना दिए, जितना भी, सिर्फ रीड के लिए। राइट तो हमारा मेन डीबी में हुआ, बाकी वो डाटा सिंक हो गया तीनों में। ये हो गया हमारा रेप्लिकेशन। जब अब एक और पॉइंट समझते हैं, जब चौथा पॉइंट इसको समझते हैं, शैडिंग। शैडिंग का उसका एडवांस वर्जन है रेप्लिकेशन का, यहाँ पे उठाते हैं, यहाँ पे समझते हैं। अब समझते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे लिख लेते हैं शैडिंग, ओके। शैडिंग क्या करता है, ये हमारा क्लाइंट हो गया, ये हमारा डीबी हो गया, सॉरी, ये सर्वर हो गया, ये सर्वर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम एक डीबी बनाते हैं। आपको पता, ये पता होगा कि यहाँ पे कॉल करेगा, फिर ये इससे क्वेरी करके रीड राइट करेगा। अब देखिए, अब क्या होता है ना, जब बड़ी एप्लीकेशन होती है, एग्जांपल लेते हैं हम कोई सा, जैसे गूगल हो गया। गूगल में सिर्फ रीड नहीं हो रहा, आप जब भी सर्च करते हैं सिर्फ वो रीड करके नहीं ला रहा, वो क्वेरी को भी अपडेट कर रहा, मतलब वो जो जो भी सर्च किया उसको भी राइट करना है। या कोई और भी एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे राइट भी काफ़ी होता है, सिर्फ रीड नहीं होता। तो उस जगह पे एक ही डीबी में रीड राइट करना तो ओवरलोड हो जाएगा, ओके। तो इसके लिए क्या करता है, साइडिंग का यूज करता है। साइडिंग का काम है कि हम जो है अलग अलग डीबी बनाएंगे। फॉर एग्जांपल DB1, सॉरी, DB1, DB2 और DB3। अब समझिए, अब अब हमारे पास सर्वर भी एक नहीं होंगे, हमारे पास सर्वर मान लीजिए 3 सर्वर है, S1, S2 और S3। अब देखिए, अब क्या करेगा ना, S1 को एलोकेट कर देगा कि तुम DB1 में जाके रीड और राइट करना, ओके। S2 को बोलेगा कि तुम इससे रीड और राइट करना। S3 को बोल देगा कि तुम इससे रीड और राइट करना। तो
ये साइडिंग का काम होता है कि ये रेप्लिकेट कर दिया जाता है, मतलब सॉरी, मतलब ये इंडिपेंडेंट बना दिया गया डीबी को, कि तुम इसमें रीड और राइट करना। तो क्या हुआ कि ये काफी परफॉर्मेंस इससे इंक्रीज हो गया। परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज हुआ? क्योंकि हम एक टीबी को डिवाइड कर दिया अलग अलग में, और सबको इंडिपेंडेंट बना दिया कि आप यहाँ से रीड और राइट करना, और यहाँ पे आप रीड और राइट करना। ठीक है ना? तो ये साइडिंग का काम होता मोस्टली, मतलब हम जो रेप्लिकेशन का जो रेप्लिकेट वाला बनाए थे, रेप्लिकेट में तो रीड एक ही जगह से कर रहा है ना वो, रेप्लिकेट तो एक ही जगह से, मतलब रीड यहाँ से कर रहा है, लेकिन राइट एक ही जगह कर रहा है। ओके, लेकिन एक सेकेंड, हाँ, लेकिन ये जो साइडिंग है, साइडिंग क्या करता है, इंडिपेंडेंट बना दिया जाता है उसको, कि तुम इसमें रीड और राइट करना, तुम इसमें DB2 S2 जो इसमें करेगा, S3 इसमें करेगा। समझ रहे? तो इंडिपेंडेंट बन गया। अब एक और पॉइंट कॉन्सेप्ट का बात करते हैं, वो है हमारा, ओके, मैसेज क्यू का बात कर लेते हैं। ओके, अब मैसेज क्यू यहाँ समझते हैं क्या होता है। मैसेज क्यू एक टाइप का हो गया पाइपलाइन, आप समझिए। जब भी, एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे आप अमेजन में गए, अमेजन में आपने ऑर्डर किया, फॉर एग्जांपल आपने बुक खरीदा। अब ये ऑर्डर जो है ना, ये नहीं होगा कि डायरेक्ट एपीआईज को कॉल करेगा, जो ऑर्डर वाला मतलब बैकएंड सर्विसेज है, ठीक है ना, उसको कॉल डायरेक्ट नहीं करेगा। ये क्या करेगा ना, यहाँ पे ये एक पाइपलाइन यूज करता है, मतलब ए सिक्रोनस इसको नाम बोलते हैं, ए सिक्रोनस। ओके, ये क्या करता है, इस मैसेज क्यू के अंदर अपना, मतलब इसका जो प्रोड्यूसर है यहाँ यहाँ पे वो डाल दिया। ओके, यहाँ पे वो अपना मैसेज, मतलब अपना रिक्वेस्ट डाल दिया। और ये जो हमारा सर्विस है ना, मतलब जो ऑर्डर वाले सर्विस है, उसके अंदर ये बना हुआ है, क्या बोलते हैं, कंज्यूमर नाम का एक इंटीग्रेशन बना होगा, कि ये उसको रीड करेगा, मतलब ये जैसे ही यहाँ पे इसके रिलेटेड रिक्वेस्ट आएगी, तो ये यहाँ से वो रिक्वेस्ट उठा लेगा और प्रोसेस आगे करेगा। तो समझ रहे? मतलब ये काम क्या कर रहा है ना मैसेज क्यू, कि एक मिडिल में सारे रिक्वेस्ट को रख रहा है, सिक्वेंसली सारे रिक्वेस्ट जितने आ रही है, ऑर्डर के बाद ये ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर का पेमेंट, ऑर्डर का काम खत्म हो गया, अब पेमेंट पे जाएगा। ठीक है ना? तो पेमेंट पे जब जाएगा, तो ये भी डायरेक्ट पेमेंट सर्विस को कॉल नहीं करेगा, ये भी आगे भी यहाँ पे डाल देगा रिक्वेस्ट मैसेज क्यू के अंदर। अब मैसेज क्यू वापस ये रिक्वेस्ट को सिक्वेंसली बहुत फास्ट होता है, और ये आगे जिसका जिसका रहेगा उसको असाइन करते जाएगा। मतलब इसका जो ये होता है, मतलब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जैसा काम करता है। ठीक है ना? तो इसका जो कंज्यूमर होगा, वो इसका रिक्वेस्ट आएगा तो उसमें सब्सक्राइब करके रखता है, मतलब वहाँ पे चला जाता है। समझ रहे? तो ये मैसेज क्यू का मोस्टली यही काम रहता है, कि रिक्वेस्ट को हैंडल करना है यहाँ से। एक एसिंक्रोनस होता है, मतलब ये नहीं होगा कि ये करना, तो वो धीरे धीरे करते रहता है अपना। समझ रहे? तो ये पांच पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप सिस्टम डिजाइन को समझना है, तो आप इसको थोड़ा समझिए, पढ़िए। ठीक है ना? और ये हमारा प्लेटफॉर्म में जाके आप और इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, सिस्टम डिजाइन के बारे में, मोनोलिथिक हो गया, माइक्रो सर्विसेज, ठीक है ना, कैप थ्योरम क्या, लोड बैलेंसर। तो आप इसको ट्राई कीजिए, मैं ये लिंक दे दूंगा हमारे प्लेटफॉर्म का। ठीक है ना? आप इसको देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय।